हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन आते हैं हर साल एग्जाम के अंदर। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से हर साल आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं लगभग, और एक क्वेश्चन आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना आता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट तो आसानी से निकाल ही सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आसानी से हो ही जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो एग्जामिनर ऐसी जगह से देता है जिसका उसको पता है कि भी हाँ भाई बच्चा ये पॉइंट्स रीड नहीं करता या यहाँ पर आकर के वो गलती करेगा, तो 100 में से लगभग 90 बच्चे उसी पॉइंट पर फंसते हैं। हर साल आपने देखा होगा जब आप एस्टेट देते हो तो आपका जो पेपर है वो शायद 2 या 4 नंबर, या कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी मैंने देखे हैं 89 उनके लगातार 2 या 3 साल से आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है, जो बात आपको पकड़नी चाहिए, जिस पे मेन फोकस आपका होना चाहिए, वो बच्चे नहीं करते हैं। वो जनरल जो स्टडी चलती रहती है उसको करते रहते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर आपको पीछे पहले ही टेबल बनाई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि टेबल तो आपकी बुक के अंदर भी है। मेन पॉइंट क्या है कि आपको उसमें से यूजफुल नॉलेज जो चाहिए, पेपर के हिसाब से जो नॉलेज चाहिए वो उसमें क्या है वो आपको ग्रैब करना आना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो जहां पर भी आपको एक्सेप्शन दिखे उसको ग्रैब कर लो, आपका क्वेश्चन हो गया, और वहीं से एग्जामिनर आपको फंसाता है। तो अगर बात की जाए पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या, अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनके n-1 D1 to 10 ns1 to 2 डी ब्लॉक के लिए, और जो n की वैल्यू है वो यहाँ रहने वाली है 4 से 7। यानी अगर आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 - 1 3D, 5 - 1 4D, 6 - 1 5D और 7 - 1 6D। यानी आपकी 4 जो हैं डी ब्लॉक की ट्रांजिशन सीरीज हो गई। कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D, 6D। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 3D जो है ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड के अंदर आती है? 4th पीरियड के अंदर। 4D या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 1st पीरियड के अंदर। 5D या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 6th पीरियड के अंदर। और 6D जो आती है हमारी, ये कौन सा पीरियड रहेगा? 7th पीरियड के अंदर। अच्छा, ग्रुप सबका सेम रहने वाला है। डी ब्लॉक का ग्रुप भाई 3 से 12 है, चाहे 3D है, 4D है, 5D है या 6D है। एक और होता है हमारा वर्ड आजकल ज्यादा प्रचलित है, ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम ट्रांजिशन सीरीज तो बोल रहे हैं, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक, कैडमियम और मरकरी। कारण क्या है इनका? डी का फुल्ली फिल्ड होना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं भाई? जिसमें डी फुल्ली फिल्ड ना हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हो यहाँ पर n-1 D 1 to 9 लिखा है, यानी अगर डी पार्शली फील्ड है तो ही उसको आप ट्रांजिशन बोल सकते हो, डी बोल सकते हो। लेकिन अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपको केवल उसको डी ब्लॉक बोलना है, ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जिंक है बताइए वो डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है, या बोथ है या नन है। तो आप सीधा सा बोल देंगे भाई जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है 4s2 3d10। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 है तो फुल्ली फील्ड हो गया। लेकिन ट्रांजिशन के लिए कंडीशन क्या थी? पार्शली फील्ड होना चाहिए। तो ना ये ट्रांजिशन है या बोथ नन, ये क्या हमारा एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरी तरफ क्वेश्चन दे दे, स्कैंडियम बताइए डी ब्लॉक है या ट्रांजिशन है? तो स्कैंडियम तो भी दोनों है, और डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 से 9 तक तो ये दोनों कॉमन है। तो ये स्कैंडियम भी है और ये ट्रांजिशन भी है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया आसानी से। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इनकी याद करनी बहुत जरूरी है। स्कैंडियम आपको पता है अभी क्या होता है? आर्गोन 18 4s2 3d1, डी में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां से जब आप चलते हो तो 24 जो हमारा एटॉमिक नंबर है क्रोमियम, वहां तक आप लगातार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलते हो। लेकिन क्रोमियम में जाकर के एक एक्सेप्शन आ जाता है, एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी में जब कर जाता है और क्या शो कर देता है? ये 4s1 3d5। जो मैं ऐसे कर दूं समझ जाना पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है, या जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं पहले से समझ जाना वहां से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है और आने के चांसेस हैं। अब 4s1 3d5, अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है सर ऐसा क्यों हुआ क्रोमियम में? पूरा डिटेल में बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। 2 ही रीजन है इसके। एक तो सिमेट्री आ जाती है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, अगर डी के पास 5 हो गए भाई तो वो हाफ फील्ड होगा। तो हाफ फील्ड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि वो क्या लेके आती है? सिमेट्री लेके आती है उसके अंदर। तो 10 में से हाफ फील्ड है। अगर कोई फुल्ली फील्ड है, सारे के सारे फील्ड हैं, वो भी सिमेट्री लेके आती है। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, पहला रीजन हो गया सिमेट्री।
और दूसरा होता है भी एक्सचेंज एनर्जी उनमें ज़्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी तो नेट एनर्जी कम बचेगी और लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट मैंगनीज में फिर से एक इलेक्ट्रॉन एस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4s2 3d5। फिर आगे एक एक बढ़ता रहेगा। आयरन में 36 7 8 फिर से वही चीज़ आ गई। डी में जैसे ही 9th इलेक्ट्रॉन आएगा कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन इसका वापिस से डी में जंप कर जाएगा और ये क्या शो कर देगा एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो फर्स्ट से हमारे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें या 4D की बात करें, ये होती है एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक। तो वाई जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई अब सारी याद करने की जरूरत नहीं हमें, जो नियर बाई नोबल गैस पड़ती हो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो क्रिप्टॉन 36 4d1 5s2 4d2 5s2। नियोबियम पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यानी होना चाहिए था यहाँ पे 4d3, लेकिन हुआ क्या है इसका इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर गया तो 4d4 5s1। फिर मोलिब्डेनम में फिर से डी में ही जंप कर गया तो 4d5 5s1, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। टेक्नीटियम में वापिस से इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो 4d5 5s2 ऐसे हो जाएगा। रुथेनियम में फिर से एक्सेप्शन, डी का एक इलेक्ट्रॉन एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में गया, एक इलेक्ट्रॉन वैसे बढ़ गया तो 4d7 5s1। RH अब नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, 7 था 8 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट अभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्लेडियम से। प्लेडियम में बच्चे गलती करके आते हैं 4d8 5s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ऊपर वाला देखोगे तो इसके ऊपर वाला तो 3d8 है तो सोचेंगे भाई 4d8 होगा, यही गलती होती है। तो यहाँ पे क्या है 4d10 है। इन दोनों को मैंने अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि ये भी फुल्ली फिल्ड और ये भी फुल्ली फिल्ड है। तो बात आती है सर ये भी 4d10 ये भी 4d10 ये भी 4d10, तो इसमें फर्क देखो भाई, ये 4d10 है 5s0 था, सिल्वर में 4d10 5s1 हो जाएगा और कैडमियम में 4d10 5s2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी सिल्वर से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ जाते हुए हमारे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें हम 5D में भरा जाता है 6 पीरियड से है। ये होती है एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनम पहला एलिमेंट। इसके बाद 58 से 71 यहाँ पे हमारे लेंथेनाइड आ जाते हैं। बाद में देखेंगे 71 के बाद फिर 72 से लेकर कहाँ तक होता है 80 तक। इस सीरीज में हमारा लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जिनोन 54 5d1 6s2। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 14 है, यहाँ आ जाते हैं नीचे लेंथेनाइड में और फिर से ओफनियम के अंदर जाकर के 72 पे डी में वापस इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहाँ 5d1 था 5d2 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7। अब यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्लेटिनम पिछले सालों में पूछा गया है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे वही ट्रेंड याद करते हैं 6 7, तो यहाँ क्या करके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d8 6s2 करके आएंगे। होना क्या है इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया है तो 5d9 6s1 होगा। फिर AU गोल्ड में क्या होगा बच्चे क्या करेंगे 5d9 6s2। होना क्या है इसका एक इलेक्ट्रॉन वहाँ जा चुका था तो 5d9 के बाद क्या है यहाँ पे 5d10। और मरकरी हमारा हमें याद ही होता है जनरल फुल्ली फिल्ड है 5d10 6s2। फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसमें भी सबसे पहला हमारा एक्टिनियम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6d1 7s2। अब आप बोलोगे सर है तो ये एफ ब्लॉक, एफ में तो इलेक्ट्रॉन आया नहीं, तो भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है हमें वही वाली करनी है। आरएफ में अब देखोगे जनरल ट्रेंड भाई डी में 1 था डी में 2 है। अच्छा सॉरी भाई यहाँ एफ ब्लॉक तो आया नहीं है ना, अभी तो हम 4th थे। हाँ ठीक है ये एफ वाली तो नेक्स्ट के लिए है भाई। तो तो मरकरी तो हमें याद ही है फुली फिल्ड होता है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसमें हमारा फर्स्ट हो गया AC एक्टिनाइड। इसके अंदर क्या एक्टिनियम सॉरी, इसकी क्या होती है 6d1 6d2, नेक्स्ट की 6d3 6d4 6d5 6d6 6d7। अब यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है तो मैंने एक भी अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि जनरल ट्रेंड है, याद करने का आता है DS और एग्जाम में पूछा भी गया है। सोचेंगे क्या बच्चे वही देखो जैसे प्लेटिनम में क्या सोचा था 5d8 होगा, यहाँ पे क्या सोचेंगे 6d8 होगा, है क्या 6d9 7s1। अगले में फिर 6d10 7s1 और लास्ट में 6d10 7s2। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब आ जाते हैं लेंथेनाइड में। लेंथेनाइड हमें पता है 58 से 71 होता है, पीरियड 6 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, थर्ड ग्रुप के अंदर ही लेंथेनाइड होते हैं और थर्ड ग्रुप में ही एक्टिनाइड्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो ऊपर मेन टेबल है, नीचे एफ ब्लॉक को अलग से दिखाया गया है, तो उनका पीरियड और उनका ग्रुप कैसे आया
तो भाई जब आप पीरियोडिक टेबल मेन वाली पढ़ते हो ना, ऊपर वाली, उसमें आप देखते हो 6th पीरियड में जब एटॉमिक नंबर 55, 56 और 57 आता है लेंथेनम, उसके बाद वहाँ लिखा गया लेंथेनाइड, मतलब प्लेस वो वहाँ है, उसको नीचे ले आ गया मेन टेबल से अलग, क्योंकि उनके कैरेक्टर नहीं मिलते, लेकिन ग्रुप उनका 3rd ही माना गया है। तो चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, दोनों का ग्रुप यहाँ आप देख सकते हो 3rd है। पीरियड अलग अलग है, क्योंकि 6th पीरियड के अंदर लेंथेनाइड आते हैं और 7th पीरियड के अंदर एक्टिनाइड आते हैं। पहले तो इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, छोटी ही ट्रिक, तो खैर इनकी भी बतानी थी, बाद में बता दूंगा। सेलिना प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिमी को मारा। पहले वाले की ये ट्रिक हो गई भाई, लिख लेना वीडियो स्लो करके, अगर आपको याद ना हो, वैसे तो आपको पता होगी। सेलिना CE, प्रीति PR, ने डंडे से, ने डंडे N और D, पम्मी PM, सिमी SM को मारा। फिर भाई यूरोप EU, गए तो में ब्रैकेट में D लिख लेना भाई, ये स्टार है यहाँ पर, गैडोलिनियम होता है, एक्सेप्शन बिहेवियर है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। टीबी और डायरिया हो गया। और लास्ट में एरे टमाटर, येलो ब्लू लू, ERTMYBLU। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, सीरियम की तो सिंपल सी, अभी जिनोन 54, 4F1, 5D1 और 6S2। इसके बाद याद रखेंगे यहाँ पर 4F में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, नॉर्मल की बात चल रही है। तो क्या होगा, नेक्स्ट PR जो होता है हमारा, उसमें 4F3, 6S2 होता है। फिर आगे जनरल बढ़ते रहेंगे, 3D 4F3 था, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7। 7 के बाद मैंने बताया था गैडोलिनियम एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है। तो सोचेंगे क्या बच्चे, 4F7 आ गया तो 4D8 आएगा, नहीं सॉरी 4F8 आएगा, लेकिन आएगा क्या 4F7। अब D में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, नेक्स्ट बड़ा 6S2। इसी प्रकार से ट्रिबियम में TB 4F9, देखो 7 था, 9 कैसे हुआ भाई, 8 हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो D वाला इलेक्ट्रॉन था एक वापिस आ गया, तो एक तो D से आ गया, F8 हो गया, एक वैसे बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या 4F9। DY में भी 4F10, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक पूरा लास्ट वाला जो हमारा ल्यूटेटियम है ये याद रखेंगे, 4F14, 5D1, 6S2 होता है। और लास्ट वाली सीरीज अभी हमारी एक्टिनाइड की, जो एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक है, इसकी 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती हैं अभी। अगर आप देखते हो नई NCERT के अंदर 6D2, 7S2 है, यहाँ पर रेडोन 86 है हमारा। तो देखोगे तो एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ भी, ऊपर वाली थी 58 से लेकर 71 तक, और नीचे वाली है 90 से लेकर 103 तक, तो 6D2, 7S2। और ओल्ड NCERT में आप देखते हो तो वहाँ पर मिलती है 5F1, 6D1, 7S2। अब बात आती है पेपर में कौन सी, अगर दोनों आ गई तो भाई न्यू NCERT को मानेंगे हम, और पेपर में अगर ये आई है और बाकी दी हुई है तो ये वाली हम मान लेंगे। फिर आगे देखोगे आप, कोई यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, 4F1 था, 4F2 सॉरी 5F1 था, 5F, अब आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है, 5F1 था तो आगे 5F2, 5F3, 5F4, यहाँ आ गया एक्सेप्शन। आना क्या चाहिए था 5F5, यहाँ पे क्या है 5F6, 7S2। फिर आगे वही ट्रेंड 5F7, यहाँ पे फिर से आ गया भाई समेरियम जो है हमारा, इस समेरियम नहीं सॉरी क्या नाम है इसका, CM हमारा क्यूरियम। क्यूरियम में क्या है 5F7 तो है, लेकिन वही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर वाले की तरह GD के नीचे ही है, 6D1, 7S2। फिर भी बर्केलियम वही सेम देखो ऊपर वाले की तरह 5F9, 7S2। फिर ट्रेंड वही चल पड़ा उसकी तरह, CF में 5F10, 5F11, 5F12, 5F13, 5F14, फिर से वही लास्ट वाला लॉरेंशियम, इसमें 5F14, 6D1 और 7S2 है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करने की ट्रिक भी, शक्ति, विक्रम, फी, को, नी, कॉपर, जिंक। सेकंड को याद करने की ट्रिक, ये जरूरी नहीं मैं चाहता याद रखना, यहाँ पे बी है नियोबियम, मोहब्बतें तेरी, तेरी में आर आता है याद रखना है यहाँ से। अच्छा मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ भाई, ये एक सिंथेटिक एलिमेंट है, मैन मेड एलिमेंट है, टेक्टिनियम। सिंथेटिक एलिमेंट या मैन मेड एलिमेंट तो पूछा जा सकता है ट्रांजिशन में सिंथेटिक एलिमेंट कौन सा है। फिर भाई रुलाती रहें, प्यार में आर आता है डी याद रखना है, प्लेडियम। अगर करें में आर आता है डी याद रखना, कैडमियम। फिर भी ला, आफ्ता, वसूल, रे, ओसामा, इरफान, पठान और हरभजन। इसकी ट्रिक भी फिलहाल मेरे को ध्यान नहीं है, इसकी आप बना लेना, ठीक है। तो यहाँ से भी शॉर्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
ये मेरा दावा है। फिर भी अगर आपको कहीं पे लगे कि एरर रह गया है, जल्दी जल्दी में कोई छूट गया है, तो आप कमेंट कर दिया करो। कमेंट तो वैसे भी कर दिया करो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ तो बताया करो, है ना। ओके का आ रहा है गूंगे लग जाओ, ठीक है। तो कमेंट जरूर करा करो भाई कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कोई सजेशन हो वो आप जरूर दिया करो। इसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे पहले अगर बात की जाए एटॉमिक रेडियाई की, लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। हालांकि एक्चुअल में लेफ्ट से राइट अगर बात करें, स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज इन साइज कांस्टेंट होता है, और लास्ट में फिर से ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण इंक्रीज होता है। एक्चुअल साइज है ये। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उतनी ज़्यादा क्या देनी पड़ेगी हमें, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब कई पूछ सकते हैं सर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है। भाई नाम से पता चले, अगर आपको किसी मेटल से एटॉमिक फॉर्म में लेके आना है, किसी को एटम चाहिए, तो उसके लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम भाई, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस केस में जो हमारा टंगस्टन है हाईएस्ट होता है, और जो मरकरी होता है उसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। कलर्ड आयन भी अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, और अगर एम्प्टी या फुल्ली फिल्ड है डी ऑर्बिटल, तो वो हमारा कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। कारण रहेगा ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप करता है टी टू जी से ई में जाता है, और जब वापस ग्राउंड पे आता है तब वो कलर शो करता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, VO2 पॉजिटिव, CrO4 2 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव, इसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं, इसमें चार्ज ट्रांसफर के कारण जो है कलर आता है। कुछ एलोय जबराज भाई कॉपर और जिंक से बनता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनता है, जर्मन सिल्वर के अंदर निकल कॉपर और जिंक, और स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन क्रोमियम निकल और आयरन होता है। PdCl2 भाई एज कैटालिस्ट यूज होता है वेकर प्रोसेस के अंदर। काम क्या होता है PdCl2 का भाई, ये इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। आयरन एबर प्रोसेस के अंदर यूज होता है, निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स के अंदर, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और TiCl4 AlCH3 का थ्राइस इसका नाम होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये यूज होता है हमारा पॉलीथीन के अंदर एज ए कैटालिस्ट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपको पता है भी क्या होते हैं, TiO एक पिगमेंट इंडस्ट्री के अंदर, और साथ में TiC MN4N या Fe3H ये यूज होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं भाई। फर्स्ट और लास्ट मेंबर जैसे पहली सीरीज का स्कैंडियम है +3 शो करता है, जिंक +2 शो करता है, तो ये कोई और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या रहती है अभी इसमें +3। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करता है, तो ओस्मियम और रुथेनियम +8 शो करता है। फर्स्ट ट्रांजिशन में अगर पूछा जाए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो मैंगनीज हमारा +7 होता है। मैंगनीज एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एसिड की तरह एक्ट करता है। दूसरी तरफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +2 है, जिंक या स्कैंडियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और इंटरमीडिएट फॉर्म में हमारा एम्फोटेरिक होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपको दे दिया जाए MnO, Mn2O3 और Mn2O7, और भी एग्जांपल दो, लेकिन मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में मिलेगी, तो +2 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप बोल देंगे कि भी ये क्या है, बेस है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो बेस है। बेस है तो किसका काम करेगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। Mn2O3 मैंगनीज की कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट में किसका काम करेगा, एम्फोटेरिक का काम करेगा, यानी एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। Mn2O7 है, मैंगनीज +7 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि एसिड का काम करेगा। तो लास्ट है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर हम दो टाइप के कंपाउंड देखते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने आयरन को देखा होगा भाई, चुंबक की तरफ आकर्षित होता, मतलब कैसा है, पैरामैग्नेटिक। दूसरी तरफ H2O है या NaCl है, ये कैसे होते हैं भाई, डायमैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। तो दो कंडीशन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे डी में 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, आप डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरोगे यहाँ पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3 क्या, अगर एक भी अनपेड होता तो ये क्या होता, पैरामैग्नेटिक होता। मान लिया 3D में यहाँ 7 की जगह मैं 9 ले लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर डी खाली है, पूरा का पूरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या फिर डी पूरा भरा है, तो वो अब क्या होगा, रिपेल होगा, यानी वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक।
तो स्पिन ओनली फार्मूला हम यूज करते हैं किसी की भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, जिसका हमारा फार्मूला था म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू अंडर रूट बी एम, जहाँ पे म्यू होती है हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट, एन जरूरी है भाई हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कि हमें क्या देखनी है बस अनपेड इलेक्ट्रॉन। बच्चे और चीज़ पे ध्यान ही ना देना, खाली पे ध्यान दे ना पेड पे ध्यान दे, केवल एक चीज़ पे ध्यान दे अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। बी एम हमारी यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटो, बोर मैग्नेटो। जैसे अब इसके ऊपर कुछ देख लेते हैं, जैसे अभी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल दे Fe3 पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है अभी 4s2 3d6, लेकिन ये ग्राउंड में तो है नहीं, ये तो एक्साइटेड स्टेट में है, फिर हमें लिखनी पड़ेगी उसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। भाई पेपर में इतना टाइम मत लगाना, ग्राउंड स्टेट लिखोगे फिर एक्साइटेड लिखोगे, डायरेक्ट एक्साइटेड याद होनी चाहिए, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पहले एस से जाएगा, तो 2 तो एस से चले गए, 4s0 हो गया, एक बच गया वो डी से जाएगा, तो क्या होगा 3d5। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, ऐसे 1 2 3 4 5। अब फार्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू रूट बी एम। अब n की वैल्यू क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 अनपेड है भाई, तो क्या आ गया 5 इंटू 5 प्लस टू रूट बी एम, 5 प्लस टू 7, 7 इंटू 5 अंडर रूट 35, इसको आगे सोल्व कर देंगे, ये हमारा आ गया रूट 35। एक और ले लेते हैं भाई जिंक 2 पॉजिटिव। जिंक की पहले ग्राउंड स्टेट लिखोगे, आर्गोन 18 4s2 3d10, मैं एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। आर्गोन 18, एस से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डी में अब भी 10 हैं, अब डी में 10 हैं बराबर भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा यहाँ पर म्यू बराबर है एन इंटू एन प्लस टू रूट बी एम। अब एन क्या था, अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो कोई अनपेड है ही नहीं, तो वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 0 इंटू 0 प्लस 2 रूट बी एम, तो क्या आ गया 0, यानी ये डायामैग्नेटिक है। उसके बाद कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट ना पूछ के स्टेटमेंट बेस पूछ देगा। क्या बोल देगा, जैसे ये स्टेटमेंट मैं बोल ही देता हूँ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्राईवेलेंट आयन। क्या बोल देगा, कोई ट्राईवेलेंट आयन है, ट्राईवेलेंट का मतलब समझ जाना भाई, वो कितनी स्टेट की बात कर रहा है, 3+3 स्टेट की बात कर रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। किसके अंदर है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। हुज एटॉमिक नंबर, साथ में क्या दे देगा आपको, उसका एटॉमिक नंबर दे देगा, कितना है 26। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, 26 लिखा फटाफट से, 26 तो अभी यहाँ पे था, ये था आयरन 4s2 3d6, और फटाफट से क्या करेंगे, D6 बनाया, D6 बनाया, कितने अनपेड बच गए 4, तो n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, क्वेश्चन गया गलत, क्योंकि उसने साथ में क्या बोला था भाई, वो ट्राईवेलेंट आयन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको उसके निकालने पड़ेंगे, तो निकालोगे तो 2 s से गए, 1 d से गया, तो 4s0 3d5, यानी जो हमने पहले सोल्व किया था वो इसी के लिए था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।